नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। घड़ी में अभी सुबह के 5 बजे थे, लेकिन अंजलि की नींद खुल चुकी थी। बिना कोई अलार्म बजे केवल अपनी जिम्मेदारी के दबाव में उठ जाना अब उसकी आदत बन चुका था। अंजलि बिस्तर से उठी, अपने बिखरे हुए बालों को समेटकर एक साधारण से सादगी भरी गांठ बांधी और कमरे की खिड़की से बाहर देखा। बाहर सन्नाटा था, लेकिन अंजलि जानती थी कि अगले आधे घंटे में यह सन्नाटा घरेलू किचकिच और तानों के शोर में बदलने वाला है। अंजलि शहर के ही एक निजी प्राइमरी स्कूल में अध्यापिका थी। सुबह 7 बजे उसे हर हाल में घर से निकलना होता था, ताकि वह समय पर स्कूल पहुंच सके। लेकिन स्कूल जाने से पहले पूरे 4 लोगों के परिवार का नाश्ता तैयार करना, दोपहर का खाना बनाना, झाड़ू पोछा देखना और कपड़े संभालना, यह सब केवल उसी के हिस्से की जिम्मेदारी मानी जाती थी। शादी के 1 साल के भीतर ही उसने समझ लिया था कि इस घर में किसी के पास उसके लिए सहानुभूति का एक शब्द भी नहीं है। अंजलि ने हल्के नीले रंग की सूती साड़ी पहनी, पल्लू को कमर में खोसा और सीधे रसोई की ओर बढ़ गई। उसने सबसे पहले हाथ धोकर गैस जलाई और एक तरफ चाय का पानी चढ़ाया। दूसरी तरफ उसने आलू उबलने के लिए रखे और आटा छानने लगी। तभी वह आटा गूंद ही रही थी कि बाहर वाले कमरे से चप्पलों के घसीटने की आवाज आने लगी। साधना जी यानी अंजलि की सास हाथ में पीतल की पूजा की थाली लिए रसोई के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। उनकी आंखों में सुबह सुबह ही अजीब सी कड़वाहट तैर रही थी। अरे महारानी, चाय का पानी चढ़ाया भी है या अभी सिर्फ पतीला लेकर खड़ी हो? जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया, पर तुम्हारी सुस्ती नहीं बदली। स्कूल जाने की घड़ी तो तुम्हें ऐसे याद रहती है जैसे कोई बहुत बड़ी तनख्वाह मिलती हो, पर घर के बुजुर्गों को समय पर चाय देना भूल जाती हो। साधना जी ने अपनी कड़क और कर्कश आवाज में कहा। अंजलि ने बिना पीछे मुड़े अपनी सास को नियंत्रित करते हुए बेहद शांत स्वर में कहा, मम्मी जी चाय बन गई है, बस छान ही रही हूँ। आलू भी उबल गए हैं, आपका नाश्ता 10 मिनट में आपके कमरे में आ जाएगा। साधना जी ने चाय का कप अंजलि के हाथ से झपटते हुए एक तीखा तंज कसा। हाँ हाँ, यह 2 कौड़ी की मास्टरनी की नौकरी जो करती हो, आधे दिन की तो नौकरी है तुम्हारी। दोपहर 2 बजे लौट आती हो, फिर भी ऐसे एहसान जताती हो जैसे पूरे जिले का कलेक्टर का दफ्तर चला रही हो। 4 बच्चों को गिनती सिखाकर आती हो और यहाँ आकर महारानी की तरह थकने का नाटक करती हो। अंजलि के सीने में एक तीखा दर्द उभरा। प्राइवेट स्कूल की नौकरी में वेतन भले ही बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन वह उसकी अपनी ईमानदारी की कमाई थी। उसने शादी के बाद से कभी अपने पति या अपनी सास से अपने व्यक्तिगत खर्चे के लिए 1 रुपया नहीं मांगा था। वह अपनी मेहनत से कमाती और अपने स्कूल के बच्चों को पूरा लगन से पढ़ाती। फिर भी हर दिन सुबह उसकी इस नौकरी को 2 कौड़ी की कहकर नीचा दिखाना साधना जी का आदत बन चुका था। अंजलि ने अपने होठ पीछे आंखों में आए पानी को अंदर ही पी लिया और चुपचाप आलू छीलने लगी। तभी कमरे से सिद्धार्थ बाहर निकला। सिद्धार्थ एक प्राइवेट आईटी कंपनी में काम करता था। वह आंखों को मलता हुआ रसोई के पास आया। उसने अपनी माँ की तल्ख आवाज सुनी थी और अंजलि के चेहरे पर छाई उदासी भी देखी थी, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसने अपनी नजरें फेर ली। सिद्धार्थ स्वभाव से बुरा नहीं था, लेकिन वह अपनी माँ के आगे कभी मुंह खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। वह शांतिप्रिय रहना चाहता और उसकी इसी शांति की कीमत अंजलि को अपनी बलि देकर चुकानी पड़ती थी। सिद्धार्थ ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, अंजलि, आज टिफिन में क्या दे रही हो? जरा जल्दी कर दो, आज ऑफिस में मीटिंग है। सिद्धार्थ, पराठे बन रहे हैं, बस 5 मिनट दो। अंजलि ने टिफिन में पराठे और सब्जियां पैक करते हुए कहा। जब अंजलि अपना बैग उठाकर स्कूल के लिए निकलने लगी, तो साधना जी ने अपने कमरे से निकलकर कड़क आवाज में कहा, सुनो बहू, आज दोपहर को जरा जल्दी आ जाना। रास्ते में कहीं समय मत खराब करना। स्मृति का फोन आया था। तीज के सिलसिले में अपनी सहेलियों के साथ यहाँ आ रही है। मेरी बेटी बहुत दिनों बाद मायके आ रही है।
उसके स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अच्छे से नाश्ता पानी तैयार रखना। अंजलि ने एक पल के लिए अपने कदम रोके। उसने अपनी सास की तरफ देखा और बोली, मम्मी जी, मेरा स्कूल 1:30 बजे छूटता है। मैं 2 बजे तक सीधे घर ही आऊंगी। आने के बाद जो भी काम होगा मैं निपटा दूंगी। निपटा दूंगी क्या होता है? तैयारी पहले से होनी चाहिए। मेरी बेटी के साथ उसके ससुराल के बड़े घर की सहेलियां आ रही हैं। यह मत भूलना कि तुम इस घर की बहू हो और मेहमान नवाजी करना तुम्हारा काम है। साधना जी ने उंगली उठाकर हिदायत दी। अंजलि बिना कोई तर्क किए घर से बाहर निकल गई। बस स्टॉप की तरफ पैदल चलते हुए सुबह की धूप उसकी आंखों में चुभ रही थी। उसके मन में विचारों का एक बवंडर चल रहा था। शादी के बीते 12 महीनों में उसने वह कोशिश की थी जो एक आदर्श बहू बनने के लिए जरूरी मानी जाती है। सुबह 5 बजे उठने से लेकर रात के 11 बजे तक बिना थके खटना, सबकी गालियां और ताने सुनकर भी मुस्कुराना। उसने सब कुछ किया था, लेकिन उसके बदले में उसे क्या मिला? केवल तिरस्कार, लाचारी और वह एहसान की इस घर में उसकी हैसियत एक बिन वेतन नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं है। दोपहर के ठीक 2 बजे अंजलि स्कूल से लौट आई। कड़कड़ाती धूप में बस का सफर करके और फिर आधा किलोमीटर पैदल चलकर आने के कारण उसका सूती सूट पसीने से भीग चुका था। चेहरा लाल पड़ गया था और प्यास के मारे गला सूख रहा था। उसने अभी घर में कदम ही रखा था, ड्राइंग रूम से ठहाकों और ऊंची आवाजों का शोर सुनाई देने लगा। स्मृति यानी अंजलि की ननद अपनी 3-4 सहेलियों के साथ आ चुकी थी। साधना जी अपनी बेटी और उसकी सहेलियों के बीच सोफे पर महारानी की तरह विराजमान थी और बड़ी बड़ी बातें हाँक रही थी। अंजलि जैसे ही बैग कंधे पर लटकाए ड्राइंग रूम के पास से गुजरी, स्मृति ने उसे सिर से पांव तक एक तिरछी नजर से देखा। ओ लो भाभी, हमारी मास्टरनी भाभी आ गई। स्मृति ने अपनी सहेलियों की तरफ देखकर एक कुटिल और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि मेरी भाभी एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में बच्चों को ऐसे अनार ऐसे आम सिखाती हैं। बेचारी बहुत थक जाती होंगी इतने बड़े काम से। स्मृति की सहेलियों ने अंजलि के साधारण से कपड़ों, हाथ में पकड़े साधारण से बैग और उसके थके हुए चेहरों को देखा और आपस में दबी दबी हंसी हंसने लगी। अंजलि ने अपने भीतर उमड़ते अपमान के कड़वे घूंट को निगला। उसने अपनी मर्यादा का ध्यान रखते हुए चेहरे पर एक कृत्रिम मुस्कान लाई और हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते दीदी, आप सब बैठिए। मैं आप लोगों के लिए ठंडा शरबत और नाश्ता बना कर लाती हूँ। हाँ हाँ भाभी, जाओ, कुछ बढ़िया सा बनाना। मेरी सहेलियां कोई साधारण घर की नहीं हैं। स्मृति ने हनक से कहा। अंजलि बिना कुछ बोले रसोई में चली गई। उसने अपना बैग एक तरफ रखा, मुंह पर पानी के छींटे मारे, पानी पिया और काम में जुट गई। उसने पसीने से लथपथ होकर प्याज के पकौड़े तले, पनीर के रोल बनाए और नींबू पुदीने का ठंडा शरबत तैयार किया। उसने एक बड़ी सी ट्रे में बहुत सलीके से प्लेटें सजाई, टिश्यू पेपर रखे और ट्रे उठाकर ड्राइंग रूम में ले आई। अंजलि ने बहुत आदर के साथ स्मृति की सहेलियों के सामने नाश्ता परोसा। तभी स्मृति ने एक पकौड़ा उठाया, उसे अपनी अंगुलियों में घुमाया और आधा खाकर तुरंत अपने मुंह पर टिश्यू पेपर लगा लिया। थू थू भाभी, यह क्या बनाया है? नमक का पहाड़ तोड़ दिया है क्या इसमें? और यह शरबत, इसमें तो ऐसा लगता है जैसे चीनी डालना ही भूल गई। मेरी सहेलियां क्या सोचेंगी? हमारे घर में कैसा घटिया खाना बनता है। अंजलि सन्न रह गई। उसने खुद रसोई में पकौड़े और शरबत चक्कर बनाए थे। नमक और चीनी बिल्कुल संतुलित थे। अंजलि ने संयत स्वर में कहा, दीदी, नमक और चीनी तो मैंने चक्कर डाले थे, बिल्कुल ठीक थे। अब तुम मुझसे ज्यादा जबान लड़ाओगी। स्मृति अचानक सोफे से उठी और चिल्लाने लगी, साफ साफ कह दो ना कि
तुम्हें मेरे दोस्तों का आना बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए जानबूझकर ऐसा बेस्वाद नाश्ता बनाया है ताकि मेरी सहेलियों के सामने मेरी नाक कट जाए। साधना जी भी तुरंत अपनी बेटी के समर्थन में कूद पड़ी। स्मृति, तू किसको मुंह लगा रही है? इसे तो अपनी मास्टरनी वाली नौकरी का घमंड चढ़ गया है। चार पैसे क्या कमाने लगी है, खुद को इस घर की मालकिन समझने लगी है। इसे क्या पता कि हाई क्लास लोगों की खातिरदारी कैसे की जाती है। अक्ल तो इसमें नाम मात्र की भी नहीं है। स्मृति की एक सहेली ने अपने महंगे पर्स को कंधे पर टांगते हुए तंज कसा। छोड़ो ना स्मृति, वैसे भी प्राइमरी स्कूल के टीचर्स का स्टैंडर्ड और टेस्ट थोड़ा देहाती ही होता है। हमें अब चलना चाहिए, यहाँ और बैठेंगे तो पेट खराब हो जाएगा। सहेलियां तो तंज कसकर और हंसती हुई चली गईं, लेकिन उनके जाते ही स्मृति का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वह झपट कर रसोई में घुसी, जहां अंजलि जूठे बर्तन समेट रही थी। स्मृति ने अंजलि की कलाई को कसकर मरोड़ा और उसे अपनी तरफ झटका। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सहेलियों के सामने मुझे नीचा दिखाने की? क्या समझती हो खुद को? अगर तुमसे घर का काम ढंग से नहीं होता और मेहमानों की इज्जत करना नहीं आता, तो छोड़ दो यह अपनी दो कौड़ी की मास्टरनी वाली नौकरी। स्मृति गुस्से से कांपते हुए चीखी। अंजलि ने अपनी कलाई छुड़ाने की पूरी कोशिश की। उसकी आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन इस बार वे आंसू लाचारी या डर के नहीं थे, बल्कि उस अन्याय के खिलाफ जग रहे गुस्से के थे जो 1 साल से उस पर हो रहा था। उसने अपनी कलाई झटक कर छुड़ाई और कड़े स्वर में कहा, दीदी, मेरी नौकरी को बार बार दो कौड़ी की कहना बंद कीजिए। मैं ईमानदारी से मेहनत करके कमाती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ। और रही बात नाश्ते की, तो नाश्ता बिल्कुल ठीक बना था। समस्या मेरे खाने में नहीं, आपकी नीयत और सोच में है। तू सिखाएगी कि मेरी सोच कैसी है? साधना जी ने पीछे से आकर अंजलि के कंधे पर जोर से धक्का दिया। अंजलि रसोई के सिंक से जा टकराई। चुपचाप यह बर्तन साफ कर और रात के खाने की तैयारी में लग। ननद आई है तो उसकी सेवा करना ही पड़ेगी, चाहे तेरा मन हो या न हो। अंजलि सिंह का सहारा लेकर खड़ी हो गई। उसने देखा कि सास और ननद की आंखों में उसके लिए रत्ती भर भी मानवीय संवेदना नहीं थी। उनके लिए वह सिर्फ एक ऐसी मशीन थी जिससे काम कराया जा सकता था और जिस पर अपने मन की भड़ास निकाली जा सकती थी। उस पल अंजलि के भीतर कुछ टूट गया और उसी टूटन से एक नए संकल्प का जन्म हुआ। शाम के करीब 8 बजे जब सिद्धार्थ दफ्तर से घर लौटा, तो घर का माहौल किसी बारूद के ढेर जैसा सुलग रहा था। साधना जी और स्मृति दरवाजे पर ही घात लगाए बैठी थी। जैसे ही सिद्धार्थ ने जूते उतारे, दोनों ने उसे घेर लिया और मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए अंजलि की शिकायतों का पिटारा खोल दिया। देख ले सिद्धार्थ, तेरी पत्नी के तेवर देख ले। साधना जी ने अपनी छाती पीटते हुए कहा। आज स्मृति की सहेलियां आई थी। उनके सामने इसने ऐसा बेस्वाद खाना बनाया कि बेचारी मेरी बेटी शर्म से पानी पानी हो गई। और जब स्मृति ने टोकना चाहा, तो तेरी पत्नी ने उस पर हाथ उठाने की कोशिश की। हमें ताने दिए कि हम उसके टुकड़ों पर पल रहे हैं। स्मृति ने भी रोने का नाटक करते हुए कहा, भैया, भाभी ने मेरी सहेलियों के सामने कहा कि मेरी औकात क्या है। अगर आपको अपनी पत्नी ही प्यारी है, तो कह दीजिए, मैं आज ही अपने ससुराल वापस लौट जाती हूँ। सिद्धार्थ दिन भर के काम से थका हारा आया था। वह जानता था कि उसकी माँ और बहन बातों को बढ़ा चढ़ाकर मिर्च मसाला लगाकर पीस कर रही हैं, लेकिन उसमें इतना साहस नहीं था कि वह अपनी माँ के मुंह पर उन्हें झूठा कह सके। वह भारी कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ा और दरवाजे को एक तीखे धमाके के साथ अंदर से बंद कर लिया। बाहर साधना जी और स्मृति दरवाजे पर कान सटाकर खड़ी हो गई। उन्हें उम्मीद थी कि आज सिद्धार्थ अंजलि की अच्छी तरह पिटाई करेगा या उसे घर से निकालने की धमकी देगा। कमरे के अंदर अंजलि खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी, लेकिन वह रो नहीं रही थी।
सिद्धार्थ उसके पास गया और हताश होकर बोला, अंजलि, यह सब क्या है? रोज रोज का यह क्लेश, यह किचकिच। मैं ऑफिस में काम करूं या घर आकर तुम लोगों की लड़ाई सुलझाऊं? तुम थोड़ा बर्दाश्त क्यों नहीं कर लेती? माँ और दीदी जो कहती हैं, सुनकर एक कान से निकाल कर दूसरे से निकाल दिया करो। अंजलि ने घूमकर सिद्धार्थ की आंखों में सीधी नजर डाली। उस नजर में इतना कड़ापन था कि सिद्धार्थ सिहर उठा। बर्दाश्त कर लूं? अंजलि की आवाज कड़क थी, लेकिन धीमी थी। सिद्धार्थ, सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक मैं इस घर में खटती हूँ। फिर सुबह 7 बजे स्कूल जाकर 4 घंटे बच्चे को पढ़ाती हूँ। मैं अपनी ईमानदारी की कमाई से अपना खर्चा चलाती हूँ, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलता है? 2 कौड़नी की मास्टरनी, देहाती नौकरानी। तुम बताओ सिद्धार्थ, 1 साल में तुमने कभी अपनी माँ या बहन से कहा कि अंजलि भी एक इंसान है, उसका भी कोई आत्मसम्मान है? सिद्धार्थ ने अपनी नजरें नीची झुका ली। उसके पास अंजलि के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह जानता था कि वह अपनी कायरता के कारण अंजलि के साथ अन्याय होने दे रहा था। अंजलि ने आगे बढ़कर सिद्धार्थ के हाथ को अपने हाथ में लिया और बेहद गंभीर स्वर में कहा, सिद्धार्थ, अगर आज मैंने अपने लिए कदम नहीं उठाया तो ये लोग मुझे अंदर से पूरी तरह तोड़ देंगे। सीधा पेड़ ही सबसे पहले काटा जाता है। अब तक मैं सीधी बनी रही, इसलिए सब मुझे दबाते रहे। अब ईंट का जवाब पत्थर देने का समय आ गया है। पर तुम क्या करने वाली हो अंजलि? कहीं तुम कोई गलत कदम तो नहीं उठा लोगी? सिद्धार्थ ने घबरा कर पूछा। अंजलि के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई। गलत कदम वे उठाते हैं जो कायर होते हैं। हम एक नाटक करेंगे। बाहर तुम्हारी माँ और बहन दरवाजे पर कान लगाए खड़ी हैं। वे चाहती हैं कि तुम मुझे डांटो, मुझ पर चिल्लाओ और मुझे थप्पड़ मारो, ताकि उनके अहंकार को शांति मिले। हम उन्हें वही नाटक दिखाएंगे, लेकिन अपनी शर्तों पर। सिद्धार्थ पहले तो घबराया, लेकिन अंजलि की आंखों में छिपे अटूट विश्वास और तर्क को देखकर वह माना नहीं कर सका। अगले ही पल कमरे के दरवाजे अंदर से सिद्धार्थ की गरजती हुई आवाज बाहर तक गूंजी। अंजलि, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन की बेइज्जती करने की? तुम क्या समझती हो खुद को? इस घर में रहना है तो मेरी माँ और बहन की इज्जत करनी पड़ेगी। कमरे के अंदर अंजलि ने भी अपनी आवाज को ऊंचा किया और चिल्लाई, मैंने कोई गलती नहीं की है। तुम हमेशा अपनी माँ और बहन की तरफदारी करते हो। मुझे नहीं रहना ऐसे घर में जहां मेरी नौकरी और मेरी इज्जत की कोई कीमत ना हो। तभी कमरे के अंदर एक बहुत जोरदार आवाज गूंजी, चटाक। दरवाजे के बाहर कान लगाए खड़ी साधना जी और स्मृति के चेहरे पर एक शैतानी और कुटिल मुस्कान छा गई। उन्हें पूरा यकीन हो गया कि सिद्धार्थ ने अंजलि के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया है। लेकिन कमरे के अंदर का सच कुछ और ही था। सिद्धार्थ ने अंजलि के इशारे पर अपना हाथ पूरे जोर से लकड़ी की अलमारी पर मारा था। अंजलि ने रोने और चीखने का नाटक करते हुए ऊंची आवाज में कहा, तुमने मुझ पर हाथ उठाया। आज के बाद मैं इस घर में एक पल भी किसी की गुलामी नहीं करूंगी। अब तक जो सहना था सह लिया, अब और नहीं। अंजलि ने झटके से कमरा का दरवाजा खोला। बाहर साधना जी और स्मृति बिल्कुल दरवाजे से सट कर खड़ी थी। अचानक दरवाजा खुलने से दोनों लगभग अंदर गिरते गिरते बची। अंजलि की आंखों में फैला हुआ भयानक गुस्सा देखकर उन दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। वे चूहे की तरह सहम गई और चुपचाप अपने अपने कमरों की तरफ भाग गई। अंजलि ने फिर से दरवाजा धड़ाक से बंद कर लिया। कमरे के अंदर सिद्धार्थ और अंजलि ने एक दूसरे की तरफ देखा। सिद्धार्थ की आंखों में अंजलि के लिए एक नया सम्मान था और अंजलि के चेहरे पर अपनी पहली मनोवैज्ञानिक जीत की सुकून भरी चमक। अगली सुबह की शुरुआत बिल्कुल अलग थी। सूरज की किरणें जब घर के आंगन में पड़ी तो हमेशा की तरह रसोई से बर्तनों की खड़खड़ाने की आवाज नहीं आ रही थी। अंजलि सुबह 6 बजे उठी, लेकिन रसोई में भागने के बजाय
उसने सुंदर नीले रंग की साड़ी पहनी और अपने बालों को करीने से संवारा और बालकनी में रखी कुर्सी पर बैठकर आराम से अखबार पढ़ते हुए चाय की चुस्कियां लेने लगी। साधना जी जब अपने कमरे से बाहर निकली और उन्होंने अंजलि को महारानी की तरह बालकनी में बैठे देखा, तो उनके तन बदन में आग लग गई। वे पैर पटकती हुई बालकनी में पहुंची। अरे महारानी, यहाँ बैठकर अखबार बांचा जा रहा है। रसोई में नाश्ता कौन बनाएगा? तेरे बाप के नौकर लगे हैं क्या यहाँ? आज मेरे भैया और भाभी, मामा मामी तीज का सामान लेकर आ रहे हैं। जल्दी जा और रसोई में जाकर 4 तरह का नाश्ता और खाना बना। साधना जी ने हमेशा की तरह हुक्म चलाया। अंजलि ने बहुत धीरे से अखबार नीचे रखा, चाय का आखिरी घूंट लिया और सास की आंखों में सीधे आंखें डालकर बेहद शांत लेकिन बर्फ जैसे ठंडे स्वर में कहा, मम्मी जी, आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी। साधना जी को लगा जैसे उनके कानों ने कोई गलत शब्द सुन लिया हो। वे हक्की बक्की रह गई। क्या कहा तूने? तू खाना नहीं बनाएगी? तेरी यह हिम्मत? मम्मी जी, मेरी हिम्मत की बात नहीं है। अंजलि कुर्सी से उठी और सीना ठोंक कर खड़ी हो गई। कल आपकी बेटी ने सहेलियों के सामने, मेरे और आपके सामने साफ साफ कहा था कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। मेरा स्टैंडर्ड 2 कौड़ी का है और मैं बेस्वाद खाना बनाती हूँ। जब मुझे खाना बनाना आता ही नहीं, तो मैं अपने हाथ का खराब खाना आपके भाई भौजाई को खिलाकर आपकी नाक नहीं कटवाना चाहती। तभी ये अपने कमरे से नींद में आंखों मलती हुई स्मृति बाहर निकली और तपाक से बोली, भाभी, यह क्या नाटक है? मामा मामी आ रहे हैं, तो क्या वे भूखे पेट यहाँ से जाएंगे? अंजलि ने तुरंत स्मृति की तरफ रुख किया। उसकी आंखों में एक तीखी चमक थी। दीदी, आप तो यही हैं ना? आप तो बहुत हाई क्लास हैं। आपकी कुकिंग स्किल्स भी कमाल की होगी। आप ही अपने मामा मामी के लिए 56 भोग बना दीजिए। वैसे भी मायके आकर केवल हुक्म चलाना और दूसरों के काम में कमियां निकालना बहुत आसान होता है। जरा आज रसोई में घुसकर बेलन पकड़िए, तब समझ आ जाएगा कि सुबह सुबह खाना पकाना क्या होता है। स्मृति का मुंह गुस्से और अपमान से लाल पीला हो गया। मैं क्यों बनाऊंगी खाना? मैं यहाँ मेहमान बनकर आई हूँ। तो मेहमान की तरह रहना सीखिए दीदी। मालकिन बनने का नाटक मत कीजिए। अंजलि ने बिना डरे करारा जवाब दिया। और मम्मी जी, मेरा स्कूल का समय हो गया है। मैं स्कूल जा रही हूँ। 2 बजे लौटूंगी। अगर आपको अपने भैया भाभी की खातिरदारी करनी है, या तो आप खुद रसोई संभालिए या अपनी बेटी से बनवाइए। अंजलि ने अपना बैग उठाया, सैंडल पहनी और पूरे आत्मविश्वास के साथ घर के मुख्य द्वार से बाहर निकल गई। साधना जी और स्मृति पुत बनी खड़ी रह गई। जो बहू कल तक उनके एक तंज पर आंखें नीची कर लेती थी, आज वह उनके सामने पहाड़ की तरह खड़ी थी और उनके पास उसका कोई जवाब नहीं था। दोपहर के 1 बजते बजते घर का माहौल पूरी तरह बिगड़ चुका था। साधना जी की भैया और भाभी अपने साथ तीज की मिठाइयाँ, फल और कपड़े लेकर घर पहुंच चुके थे। लेकिन घर में न तो कोई स्वागत की तैयारी थी और न ही खाने की खुशबू। रसोई का हाल बेहाल था। साधना जी और स्मृति दोनों पसीने से तरबतर होकर रसोई में बर्तन पटक रही थी। जिस काम को अंजलि बिना कोई शोर किए 2 घंटे में निपटा देती थी, उसी काम को करने में उन दोनों माँ बेटी के पसीने छूट रहे थे। आटा पूरी रसोई में बिखरा हुआ था। कढ़ाई में तेल जल चुका था और सब्जी में मिर्च इतनी ज्यादा गिर गई थी कि उसकी धांस से पूरा घर खांस रहा था। मामा जी और मामी जी ड्राइंग रूम में बैठे बैठे यह सब देख रहे थे। मामी जी ने हैरान होकर पूछा, जीजी, यह क्या हो रहा है? घर में इतनी अफरा तफरी क्यों है? तुम्हारी बहू अंजलि कहाँ है? वह तो स्कूल में पढ़ाती है ना। तभी सिद्धार्थ भी दफ्तर से आधे दिन की छुट्टी लेकर घर पहुंच गया। उसने घर का नजारा देखा। रसोई में फैला हुआ कचरा, जलती हुई सब्जी की बदबू और साधना जी का रोना धोना।
साधना जी ने सिद्धार्थ को देखते ही अपनी छाती पर हाथ मारा और रोने का नाटक करते हुए चिल्लाई, देख ले बेटा, अपनी आंख से देख ले, तेरी पत्नी आज सुबह सुबह हमें धमकी देकर घर छोड़कर चली गई। आज मेरे भाई भौजाई आए हैं और हमें इस उम्र में रसोई में खटना पड़ रहा है। कैसी कुलक्षणी बहू लाया है तू। सिद्धार्थ ने एक लंबी सांस ली। इस बार उसकी आंखों में अपने माँ के लिए कोई डर नहीं था। अंजलि के उस साहसी कदम ने सिद्धार्थ के भीतर के सोए हुए स्वाभिमान को जगा दिया था। सिद्धार्थ ने कड़क आवाज में कहा, मम्मी, अब बस कीजिए। अंजलि कहीं भाग कर नहीं गई है। वह अपने स्कूल में बच्चे को पढ़ा रही है, जहां वह ईमानदारी से काम करती है। और उसने खाना बनाने से मना क्यों किया? क्या यह मुझे बताने की जरूरत है? स्मृति चिल्लाई, भैया, तुम अपनी माँ और बहन को छोड़कर उस मास्टरनी का पक्ष ले रहे हो। हाँ दीदी, मैं सच का पक्ष ले रहा हूँ। सिद्धार्थ ने स्मृति की आंखों में आंखें डालकर कहा, कल तुमने उसकी नौकरी को 2 कौड़ी का कहा, उसके बनाए खाने को थूका। जब वह रोज सुबह 5 बजे उठकर तुम्हारे लिए खाना बनाती थी, तब तुमने कभी उसकी तारीफ की? तुमने उसे इस घर की बहू नहीं, बल्कि बिना पैसे की नौकरानी समझ रखा था। अब जब उसने तुम्हारी बात मान ली और खाना बनाना छोड़ दिया, तो तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है? मामा जी, जो बहुत देर से सब सुन रहे थे, वे गंभीर होकर सोफे से उठे और बोले, साधना, यह क्या सुन रहा हूं मैं? तूने बहू के साथ ऐसा व्यवहार किया है? एक पढ़ी लिखी लड़की जो स्कूल में अध्यापिका है, घर भी संभालती है और नौकरी भी करती है, उसके साथ तुम लोग ऐसा नीचा व्यवहार करते हो? मामी जी ने भी स्मृति को डांटते हुए कहा, स्मृति, तू खुद एक घर की बहू है। अगर तेरे ससुराल वाले तेरे साथ ऐसा व्यवहार करें तो तुझे कच्छा लगेगा? मायके आकर भाभी पर हुक्म चलाना और उसकी नौकरी का मजाक उड़ाना बहुत नीच सोच है। मामा मामी की इन बातों ने साधना जी और स्मृति के गाल पर एक करारा तमंचा जड़ दिया। उनके पास छुपने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। ठीक 2 बजे अंजलि स्कूल से लौट आई। उसके चेहरे पर थकान जरूर थी, लेकिन एक अद्भुत सा सुकून और शांति थी। उसने घर में कदम रखा तो देखा कि मामा मामी ड्राइंग रूम में बैठे थे, जबकि साधना जी और स्मृति एक कोने में मुंह लटकाए खड़ी थी। अंजलि ने बहुत शालीनता से अपना बैग रखा और अपनी साड़ी संभाली और आगे बढ़कर मामा जी और मामी जी के चरण स्पर्श किए। मामा जी ने अंजलि के सिर पर हाथ रखा और प्यार से कहा, जीती रहो बहू, आज हमें सब पता चल गया है। हमें गर्व है कि तुम इतनी मेहनत करती हो और अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करती। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, मामी जी, आप हमारे घर आई हैं, आप हमारे लिए आदरणीय हैं। मैं अभी आपके लिए ताज़ा और स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ। अंजलि रसोई में गई। उसने बिखरे हुए सामान को केवल 10 मिनट में समेटा, सिंक साफ किया और अगले आधे घंटे के अंदर गर्मा गर्म मटर पनीर की सब्जी, पूरी, पुलाव और रायता तैयार कर दिया। जब उसने बहुत सलीके से मामा मामी के सामने खाना परोसा, तो खाने की खुशबू से पूरा घर महक उठा। मामा जी ने पहला निवाला खाते ही कहा, वाह बहू, इतना स्वादिष्ट खाना तो मैंने बहुत दिनों बाद खाया है। जो लोग इस खाने में कमियां निकालते हैं, उनकी जबान में ही खोट है। साधना जी और स्मृति चुपचाप कोने में बैठी यह सब सुन रही थी। उनका अहंकार पूरी तरह चूर चूर हो चुका था। खाना खाने के बाद स्मृति ने चुपचाप अपना बैग उठाया। अब इसमें इतनी हिम्मत और हैसियत नहीं बची थी कि वह अंजलि की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। वह समझ चुकी थी कि अंजलि अब वह समझने वाली नहीं, दबने वाली बहू नहीं रही। उसके हर तंज को चुपचाप सह लेगी। जब स्मृति दरवाजे से बाहर निकलने लगी, तो अंजलि उसके पास आई और बेहद शालीनता से कहा, दीदी, यह आपका मायका है। आप जब भी आएंगी आपका स्वागत है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आप एक बहन और बेटी बनकर आएंगी तो आपको प्यार और इज्जत मिलेगी। लेकिन अगर आप मालकिन बनकर
मुझे नौकरानी समझने की भूल करेंगी तो आपको जवाब हमेशा ऐसे ही मिलेगा। स्मृति ने बिना कुछ बोले अपना सिर झुकाए और चुपचाप चली गई। उस दिन के बाद से उस घर का नक्शा ही बदल गया। साधना जी को यह अच्छी तरह समझ आ गया था कि उनकी बहू सीधी जरूर है, लेकिन कमजोर बिल्कुल नहीं। उन्होंने अंजलि को छोटी मोटी बातों पर टोकना, उनकी नौकरी का मजाक उड़ाना और उस पर बेजा हुक्म चलाना पूरी तरह बंद कर दिया। अंजलि अब भी रोज सुबह उठती थी, स्कूल जाती थी और बच्चों को पढ़ाती थी। वह घर का काम भी करती, लेकिन अब उस काम में गुलामी का बोझ नहीं, बल्कि अपने अधिकार का एहसास था। सिद्धार्थ भी अब अंजलि के साथ हर कदम पर खड़ा रहता था। अंजलि ने अपनी बुद्धिमत्ता, धैर्य और सही समय पर उठाए गए कड़े कदम से यह साबित कर दिया था कि एक स्वाभिमानी स्त्री अगर ठान ले तो वह बिना अपनी मर्यादा लांघे अन्याय के तख्त को पलट सकती है। तो दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और ऐसे भी बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।